हेलो दोस्तों, एसपीवी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के क्रम में मौर्योत्तर काल से संबंधित एक वीडियो है। और ये समझिए कि एक एवरग्रीन चैप्टर है। हर एक एग्जाम में इसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक शासक थे, एक कुषाण वंश से संबंधित वीडियो होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क हैं। उनसे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए इसको समझिएगा ध्यान से। इससे पहले हम मौर्योत्तर काल के दौरान जो प्रमुख वंश थे, जैसे शुंग वंश, एक कर्ण वंश और एक आपको सातवाहन वंश थे, एक चेदी वंश भी था, पढ़ा दिए थे। और इसी क्रम में जब विदेशीय क्रम में हम लोग देखे कि जब मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो गया, राजा मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, राजा शक्तिशाली नहीं रह पाए, समाज का विस्तार दिन पर दिन छोटा होता गया। उसी दौरान छोटे छोटे जितने भी आपका राजवंश थे जो स्थानीय वो सामने आए। जो विष्णु ने स्थापना किया, कर्ण वंश था, सातवाहन वंश था, और चेदी जो उड़ीसा कलिंग का था, वहाँ का चेदी वंश था। उसने जब अशोक का मृत्यु हो गई, उसके बाद जब शासक कमजोर हुए, उसके बाद वो स्वतंत्र हो गया। और इसी क्रम में विदेशी आक्रमण भी कुछ हुए, जिसमें पीछे हम बता चुके हैं कुषाण वंश, हिंद यूनानी वंश, एक शक वंश था, और उसके बाद पहलो वंश था, और इसमें एक और बच गया था जो आपका कुषाण वंश था। तो आज हम कुषाण वंश को देखेंगे डिटेल से, क्योंकि इसको डिटेल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। गंधार कला क्या है या मथुरा कला क्या है, सोने के सिक्के सबसे शुद्ध किसने जारी किया या सबसे पहले किसने जारी किया, इत्यादि। जो आपको चौथी बहुत संगीति हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में था, जो कनिष्क के कुषाण वंश से संबंधित हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं डिटेल फॉर्म में। मौर्योत्तर काल से संबंधित कुषाण वंश से चीन के, जिस तरह से हमने देखा कि शक जब आए थे मध्य एशिया से आए थे, तो जिस तरह से उन्होंने 5 शाखाएं में उसकी 5 शाखाएं थी, ठीक उसी प्रकार इसका भी शाखा था। तो शक शासक हम देखे थे, शक जो 5 शाखा में आए थे, उसमें सबसे पश्चिमी जो था, जिसका राजधानी आपको पंजाब के निकट मिल जाएगा, वहाँ पे पश्चिमी जो शाखा थी उसकी सबसे प्राचीन हुई। ठीक उसी प्रकार ये भी जब कुषाण वंश हम लोग देख रहे हैं, तो कुषाण वंश जो चीन में एक यूची या तोखरी जाति से संबंधित कुषाण वंश थे। और यूची जाति का ही 5 शाखाएं थी, जिसमें सबसे अगर प्रमुख या महत्वपूर्ण माना जाए तो कुषाण ही था। तो कुषाण वंश यह चीन के यूची एवं तोखरी, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो पूछा कि कुषाण किस जाति से संबंधित था, तो यूची या तोखरी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से यूची ही होगा, क्योंकि यूची की 5 शाखाएं थी, जिसमें सबसे प्रमुख कुषाण हुए, यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। इसी में से यूची के 5 शाखा थी, जिसमें सबसे प्रमुख शाखा कुषाण हुआ, जिसका सबसे प्रतापी शासक आगे चलकर हम देखेंगे कनिष्क थे किस प्रकार से। अब बात करें कुषाण शासक की स्थापना किसने की है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण रूप से 3 को देखना है शासक को। एक कुजुर कन्फ्यूशियस है, एक आपका भीम कन्फ्यूशियस है, और एक कुषाण है जो महत्वपूर्ण है, उनको भी देखना। कनिष्क है तीसरा शासक, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कुजुर कन्फ्यूशियस को देखते हैं कि प्रथम संस्थापक शासक थे, इन्होंने ही आपको कुषाण वंश की स्थापना किए थे। कुजुर कन्फ्यूशियस, इसने तांबे के सिक्के जारी किए। एक क्वेश्चन आपको आता है कि प्राचीन काल में पश्चिमोत्तर भारत में बृहद पैमाने पे किस राजवंश ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो कुषाण ने ही जारी किए थे। और कुषाण वंश के ही जो संस्थापक शासक थे कुजुर कन्फ्यूशियस ने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन काल में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाण वंश से संबंधित कुजुर कन्फ्यूशियस जो संस्थापक सदस्य थे। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन है, पूछेगा कुषाण वंश का संस्थापक पूछेगा, तो कुजुर कन्फ्यूशियस। यहाँ देखिए भीम कन्फ्यूशियस, कुजुर कन्फ्यूशियस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि कुजुर कन्फ्यूशियस है जो संस्थापक सदस्य है, और दूसरा है भीम कन्फ्यूशियस। तो कुजुर कन्फ्यूशियस 2 ही क्वेश्चन आएगा, एक है कि संस्थापक सदस्य कौन है, किसने स्थापित किया, तो संस्थापक सदस्य कुजुर कन्फ्यूशियस हो जाएंगे। इसने तांबे के सिक्के जारी किए, एक तांबे के सिक्का से आएगा। आगे भी इसमें सिक्का देखेंगे। जो भीम कन्फ्यूशियस सबसे प्रथम कुषाण शासक थे, जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए, और सबसे शुद्ध अगर सोने के सिक्के जारी करने की बात है तो कनिष्क ने जारी किए थे। तो भीम कन्फ्यूशियस सोने के सिक्के इन्होंने जारी किया। इनका जब सोने के सिक्के जारी किए तो इनके सिक्के पर नदी, शिव और आपको त्रिशूल की आकृति अंकित थी। इससे कहा जा सकता है कि जो भीम कन्फ्यूशियस थे, जो कुषाण वंश के द्वितीय शासक भीम कन्फ्यूशियस थे, वो मुख्य रूप से शैव उपासक थे, शैव धर्म को मानते थे। यहीं से इनकी जानकारी मिलती है। तो भीम कन्फ्यूशियस सोना का सिक्के जारी किए, सबसे प्रथम बार सोने के सिक्के जारी किए भीम कन्फ्यूशियस ने, जो कुषाण वंश से संबंधित है। इससे पहले हम देखे थे कि सोने के सिक्के जारी करने वाला हिंद रानी भी था, जो सोना का सिक्का जारी किया था। ये सबसे शुद्ध के रूप में जाने जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें 2 क्वेश्चन फंसाएगा कि सोने के सिक्के प्रथम कुषाण शासक कौन थे जो सोने के सिक्के जारी किए, तो भीम कन्फ्यूशियस हो जाएंगे। और पूछा कि सबसे शुद्ध सोना सिक्का कौन जारी किया, तो आगे देखिए कनिष्क को देखेंगे।
इसके सिक्के पर नदी, त्रिशूल एवं शिव की आकृति अंकित थी, जिससे शैव उपासक माना जाता है इसे। ये शैव के उपासक थे, इन्हें शैव धर्म को मानते थे, बीम कन्फ्यूशियस। आगे है कनिष्क, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, VVI है, ये हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो कनिष्क सबसे प्रतापी या सबसे यशस्वी या सबसे महान शासक की बात करें तो आपका कुषाण वंश में सबसे महान शासक कनिष्क ही अपने आप को साबित कर पाए। तो कनिष्क कुषाण सबसे प्रमुख शासक थे। इन्होंने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संबंध के शुरुआत किए थे 78 ईस्वी में। एक और पढ़ते इससे पहले कि एक शकों पराजित किया था 58 ईसा पूर्व में। उज्जैन के स्थानीय राजा था, उन्होंने विक्रम संबंध की स्थापना की और उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, मरणोत्तर काल में एक दो वंश था, दो राजा थे जिन्होंने संबंध चलाए, एक विक्रम संबंध चलाए और एक शक संबंध चलाए। तो विक्रम संबंध शकों पे जीत के उपलक्ष्य में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में आपको विक्रम संबंध चलाए थे और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुषाण वंश में एक कनिष्क हैं जिन्होंने भी एक आपको संबंध चलाए हैं। इन्होंने शक संबंध चलाए हैं, जो अपने राजरोहण के, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संबंध की स्थापना की 78 ईसा पूर्व में, जो आज के डेट में भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया इसको। ऐसे इसको डिटेल देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश से सबसे प्रमुख शासक हुए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी इन्होंने किया। कनिष्क जो थे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सोना का सिक्का यहाँ 2 शासक जारी किए। एक तो जारी किया आपको बीम कन्फ्यूशियस सोना का सिक्का, तो एक सोने का सिक्का वो जारी किए, तो स्टार्टिंग किए सोना का सिक्का जारी करने के। कुषाण शासक जो थे बीम कन्फ्यूशियस दूसरा शासक थे, उन्होंने सोना का सिक्का जारी करने का सिलसिला जारी किया, या प्रथम शासक रूप में इसको जानेंगे। कुषाण वंश के जो प्रथम जो शासक हुआ बीम कन्फ्यूशियस ने सोना का सिक्का जारी किया। और जब दूसरे आगे चलते हैं तो कनिष्क भी देखते हैं कि सोने के सिक्के जारी करते हैं, और कनिष्क शुद्ध सोने का, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करते हैं। तो यहाँ यहीं से क्वेश्चन फंसाता है आपको। एक क्वेश्चन आपको दे देगा कि सबसे पहले सोना का सिक्के किसने जारी किया। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यूनानी ने जारी किया। और सबसे शुद्ध कहेगा कि सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो एक कुषाण वंश हो जाएंगे या फिर कनिष्क हो जाएंगे। और एक पूछा कि सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछेगा तो सबसे अधिक मात्रा में आगे चल के हम गुप्त काल में देखेंगे सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, क्योंकि वहाँ पे राजस्व बहुत ज़्यादा आने लगा था, बहुत ज़्यादा इनकम होने लगा था राजा को, इसलिए सबसे शुद्ध। क्योंकि सोना का सिक्का से ही पता लगा जाता है कि किसी भी देश का अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो फिर आगे उसको देखेंगे। जब कनिष्क राजगद्दी पर बैठे तो इन्होंने 2 राजधानी बनाया। एक आपको पुरुषपुर पेशावर में बनाया और एक मथुरा के क्षेत्र में बनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कनिष्क की कितनी राजधानी थी, 2 राजधानी थी। पहली राजधानी पुरुषपुर में बनाई इन्होंने और दूसरी राजधानी मथुरा में बनाई व्यावसायिक कार्यों के लिए। इन्होंने 78 ईस्वी में राज्यरोहण के उपलक्ष्य में शक संबंध चलाया। शक संबंध एक विक्रम संबंध था जो 58 ईसा पूर्व में एक उज्जैन के स्थानीय राजा ने जारी किया था शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि किया। और यहाँ पे शक संबंध है जो 78 ईसा पूर्व में अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में कनिष्क ने चलाया, और भारत सरकार द्वारा आज राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसे अपनाया गया। कनिष्क बौद्ध के बहुत प्रेमित है, ये बौद्ध धर्म मानते थे और बौद्ध धर्म से महायान शाखा को संरक्षण दिए थे। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, एक हीनयान थी, एक महायान थी। तो इन्होंने हीनयान को नहीं अपनाई, इन्होंने महायान को अपनाया जो परिवर्तनवादी था। हीनयान था जो पुरानी रूढ़िवादी विचार था उसको मानता था। तो हम बौद्ध धर्म पढ़ा दिए हैं, उसको देख लीजिएगा, इसमें वीडियो हम दिए हैं। तो बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं बट गई थी, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान थी जो पुरानी परंपराओं को रूढ़िवादी विचारधारा को मानता था, और महायान था जो कुछ परिवर्तन चाहता था कि कुछ परिवर्तन हो। और इन्होंने ही महायान ने ही सबसे प्रथम बुद्ध की मूर्तियां का पूजने की परंपरा शुरू की, और कनिष्क के शासनकाल में यह परंपरा चालू हुआ था बुद्ध की मूर्ति को पूजने का। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था या मानने वाला था। महायान शाखा चौथी बौद्ध संगीति इन्होंने आयोजन कराया था, जो आपको प्रथम सदी में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में इन्होंने आयोजित कराया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। द्वारा किया गया था, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र इसका अध्यक्ष हुए एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए। तो कहीं क्वेश्चन फंसाएगा कि चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। आगे भी देखेंगे अश्वघोष इनका दरबारी कवि भी थे, उसको आगे देखेंगे। इन्होंने कुछ रचनाएं की थी।
तो यहाँ हमने देखा कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम सदी में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया कुंडल कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क के द्वारा रेशम से बड़ी मात्रा में टैक्स किया जाता था। क्या होता था कि उस टाइम रेशम, तो आज भी हम देखते हैं कि रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में हो रहा है। तो पश्चिम एशिया से इतना व्यापार होता था चीन से, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में आपका जो रेशम का व्यापार होता था। तो भारत के जब इनका साम्राज्य विस्तार हुआ तो इन्हीं के साम्राज्य में वो रास्ता पड़ता था और जो भी यातायात का सुविधा था इन्हीं के क्षेत्र में पड़ता था। इसलिए वहाँ पे जितना भी व्यापार लोग करते थे रेशम का, उससे टैक्स लेते थे। और इसी को कहा जाता है कि कनिष्क ने सिल्क मार्ग या सिल्क रूट से टैक्स कौन वसूलता था, तो कनिष्क द्वारा वसूला जाता था। कनिष्क द्वारा समाज से बड़ी मात्रा में टैक्स वसूला जाता था। या आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल में प्रथम शासक जो था कनिष्क था, जो रेशम मार्ग से टैक्स वसूलता था। पुरुषपुर में विशाल स्तूप का निर्माण कराया। विशाल स्तूप एक सांची का स्तूप है जो अशोक बनवाए थे, और एक फिरोजपुर में विशाल स्तूप का निर्माण कराया। तो आपको क्वेश्चन कहीं कहीं फंसाएगा कि फिरोजपुर में विशाल स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण कनिष्क ने करवाया था, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब करते थे। तो फिरोजपुर में विशाल स्तूप का निर्माण कनिष्क द्वारा कराया गया। अश्वघोष इसका राजकवि थे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं की, जैसे सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रक्रम, बुद्ध चरित्र। इनकी 3 रचनाएं हैं। और ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनिष्क के जो दरबारी कवि थे या दरबारी कवि थे कौन थे, तो अश्वघोष। और यहाँ आप देख रहे हैं कि चौथी बौद्ध संगीति में भी इन्होंने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाया है। और यहाँ भी ये राजकवि थे इनका, तो राजकवि अश्वघोष थे कनिष्क का, जिन्होंने सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रक्रम, बुद्ध चरित्र की रचना की। इनके शासनकाल में कला का विकास हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण 2 कला थी, गंधार कला और मथुरा कला। गंधार कला उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में प्रचलित है, और मथुरा कला तो आपको मथुरा के क्षेत्रों में मिल जाएगा मुख्य रूप से। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि गंधार कला मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में, प्राचीन काल में हुआ, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। यह क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछ सकता है कनिष्क ने के शासन में किन कलाओं का बृहत विकास हुआ था। तो 2 तरह की कलाएँ थी, एक गंधार कला थी और एक मथुरा कला थी। यहाँ से क्वेश्चन और फंसाता है आपका कि बुद्ध की मूर्तियाँ किस कला में बनी हुई है। तो बुद्ध की संभवतः सारी मूर्तियाँ गंधार कला में बनी है। और मथुरा कला की बात करें तो जैन धर्म से संबंधित जैन मूर्ति मथुरा कला में निर्मित हुई है, और गंधार कला में बौद्ध मूर्ति निर्मित हुई है। तो आपको यही पूछता है कि गंधार कला किस धर्म से संबंधित है, तो गंधार कला बौद्ध से संबंधित है, मथुरा कला आपको जैन धर्म से संबंधित है। कुछ अन्य इनके दरबार में रहते थे, जैसे चरक थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की। एक सुश्रुत थे जो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। प्रथम बार अगर शल्य चिकित्सा की जानकारी इनकी थी तो किनको हुई थी तो सुश्रुत को हुआ था, और इसलिए इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। जो ऑपरेशन आज की डेट में देखते हैं कि कहीं भी होता है, तो ऑपरेशन का जनक सुश्रुत थे। सुश्रुत जो कनिष्क के दौरान रहते थे। चरक संहिता का जनक थे। चरक भी कनिष्क दौरान रहते थे। नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत के साथ साथ शून्यवाद का जनक कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था नागार्जुन ने, और शून्यवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। साथ ही माध्यिका सूत्र, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यिका सूत्र की रचना किसने किया, तो नागार्जुन ने किया। नागार्जुन को आइंस्टीन भी कहा जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नागार्जुन, शून्यवाद का जनक, माध्यिका सूत्र एवं सापेक्षता का सिद्धांत। नागार्जुन। वसुमित्र जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी। वसुमित्र ने महाविभास, जो बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, महाविभास की रचना वसुमित्र ने किया था। कनिष्क को अभिलेख में कुछ नाम दिया गया है। तो कनिष्क को अभिलेख में देवपुत्र कहा गया है। कनिष्क को अभिलेख में देवपुत्र कहा गया है या पाशानुशाही कहा गया है। ये 2 तरह से दे सकता है। मैक्सिमम एग्जाम में देवपुत्र पूछता है कि कनिष्क को अभिलेख में क्या कहा गया है, तो देवपुत्र कहा गया है। व्यापार की बात करें तो व्यापार मध्य एशिया के साथ साथ विश्व के पश्चिमी देशों के साथ संपन्न होता था, यानी कि विदेशी व्यापार भी प्रचलन थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था। तो इस प्रकार से आज हम कुषाण वंश देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। और आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, एक 2 बार देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में नहीं पॉइंट बनता है और नहीं क्वेश्चन बनता है। सारे एग्जाम का हम डिटेल आपको देख करके ही जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसको अगर दोहरा लेते हैं, मुरुत्तर काल का कुषाण वंश यह चीन की यूची एवं तोखरी जाति से संबंधित थी। इसकी जो मुख्य रूप से यूची से संबंधित जाति से संबंधित 5 शाखाएँ थी जो भारत में आई थी, जिसमें सबसे प्रमुख कुषाण थी, जिसकी स्थापना कुजुर कन्फ्यूशियस ने किया था। कुजुर कन्फ्यूशियस संस्थापक सदस्य के साथ साथ इन्होंने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी किए। इसके बाद विन कन्फ्यूशियस आए। विन कन्फ्यूशियस ने प्रथम बार सोने के सिक्के जारी किए और इनको द्वितीय शासक के रूप में जानते हैं।
भीम कन्फ्यूशियस मुख्य रूप से शैव उपासक थे। इनके सिक्के पर अंकित त्रिशूल, नदी और शिव की मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि ये मुख्य शैव उपासक थे। इनके बाद कुषाण आए। कुषाण सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान शासक हुए। इन्होंने प्रथम बार सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। इन्होंने 78 ईसा पूर्व में अपने 78 ईस्वी में अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में आपको शक समन चलाएं, जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में या राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया जाता है। इन्होंने कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन इन्होंने अपने शासनकाल में कराया कुंडल कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की है प्रथम सदी में, और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। आगे हम लोग देखते हैं कि कनिष्क के द्वारा रेशम मार्ग से बड़ी मात्रा में टैक्स वसूला जाता था। तो इनकी राजधानी दो थी, एक पुरुषपुर थी और दूसरा मथुरा राजधानी थी। पुरुषपुर में इन्होंने पेशावर के निकट में विशाल स्तूप का निर्माण कराया, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनके राज्य कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष ने सौंदर्यानंद, सारिपुत्र, प्रकरण, बुद्धचरित्र की रचना की। कनिष्क के शासनकाल में दो तरह की कलाएं विकसित हुई, एक गंधार कला, एक मथुरा कला। गंधार कला पश्चिम भारत में विकसित हुई, मथुरा कला मथुरा के क्षेत्र में विकसित हुई। गंधार कला मुख्य रूप से गंधार कला मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मथुरा कला मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि गंधार कला में ही बौद्ध मूर्ति के निर्माण हुए हैं, और जैन मूर्ति की बात करें तो मथुरा कला में उसका निर्माण हुआ है। चरक संहिता, कुछ अन्य इनके दरबार में रहते थे जो चरक संहिता की स्थापना किए। चरक संहिता के स्थापना के सुश्रुत चरक संहिता का जनक माने जाते हैं नागार्जुन, जिसे भारत का स्टीन कहा जाता है, शून्यवाद का जनक कहा जाता है। नागार्जुन ने ही माध्यिका सूर्य की रचना की थी, और नागार्जुन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वसुमित्र महाविभास की रचना किया। महाविभास बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क को अभिलेखों में देवपुत्र कहा जाता है। व्यापार आंतरिक और बाह्य रख होते थे। व्यापार बाह्य में देखें तो मध्य एशिया के साथ साथ विश्व के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार संपन्न होता था। इस प्रकार से दोस्तों आज कुषाण वंश खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे आपका गुप्त वंश देखेंगे, और उसको भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।